हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द करंट क्रैकर्स पर। 6 फरवरी की इस करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और सुबह सुबह आपके लिए मैं ये डेली करंट अफेयर्स क्लासेस लेके आता रहता हूँ। और इसी का कोट है कि पढ़ाई करो रोज, सिलेक्शन है क्लोज। इसी धारणा को याद रखते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। अगले 20 या 25 मिनट में जो भी आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स है जो 5 फरवरी को बने हैं और ये क्लास 6 फरवरी को मैं लेके आ रहा हूँ, वो सभी एक एक करके डिस्कस करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा जानकारी होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आशा करता हूँ आपका दिन ये बहुत अच्छा रहे और आप जो भी आज आपके टारगेट हैं उसको बैठकर अभी डिसाइड करेंगे और इसी क्लास के साथ याद करेंगे कि मुझे आज पूरा दिन बहुत अच्छी तरह से निकालना और मैं अच्छा पढ़ूंगा और मैं अच्छे तरह से जो भी मेरे एग्जाम से आने वाले टाइम है उन्हें मैं सिलेक्शन लूंगा। मेरी आशाएं आपके साथ है, आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए। और इसी के साथ महात्मा गांधी जी का एक कोट है कि द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। कि यदि आप अच्छा पढ़ाई करेंगे, आज आज सुबह उठते आपने यदि करंट की क्लासेस देख ली है, उसके बाद जो आपके शेड्यूल्स हैं उसको आपने सही तरीके से प्लान किया है, तो वो सारी चीज़ें तो आपको उससे क्या होगा, जो आपका फ्यूचर है वो डिपेंड्स करेगा। और उसके अलावा एक और चीज़ पे करता है, वो स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम द अनवेवरिंग डिटर्मिनेशंस। जो आपकी मजबूती है वो किससे आएगी कि जो अनवेवरिंग का मतलब होता है बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है, कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं होना, बहुत सारी चीज़ों से रीलें ज़्यादा नहीं निकालनी, ठीक है। और वो जो अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन है वो आपको एक दिन जरूर सफलता के नजदीक लाएगा। और ऐसी आशाओं के साथ हम शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BOI द्वारा खोजी गई डाइक्लिप्टेरा फकालिका नई पौधों की प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तेलंगाना में ये जो डाइक्लिप्टेरा एक फूल की प्रजाति है जिसे इसे खोजा गया है, ठीक है। अब आपको इसके नाम से भी स्पष्ट होगा, इसका नाम है आपको पता है पाखालिका। तो पाखालिका से मतलब पखाल। तो पखाल कहाँ पे है? पखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है? तेलंगाना में। तो और कौन कौन से पॉइंट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पहले दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि पखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये आपके हैं तेलंगाना के वारंगल में, वारंगल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसके रिलेटेड और कौन कौन से फैक्ट है वो भी हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक और टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है कवाल टाइगर रिजर्व। और उसके अलावा एक और टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व है उड़ीसा का, उसका क्या नाम है? सिमलीपाल। तो ये चीजें भी आप जैसे याद रखेंगे तो आपकी चीजें काम आती रहेगी। तो सिमलीपाल कहाँ पे है? ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, उसमें सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, ठीक है। और इसके अलावा ये कौन सी नदी के नजदीक है? गोदावरी के। मे बी आई एम करेक्ट ऑन गोदावरी रिवर, ठीक है। उसके अलावा एक और है नालामला फॉरेस्ट, आंध्र प्रदेश का। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम्स में कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस नालामला जो फॉरेस्ट रेंज है इसका नाम है नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर NS NSTR, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जाए, कभी ये आ सकता है या कभी नालामला फॉरेस्ट आ जाता है। तो आपने नालामला हिल्स भी सुनी होगी, नालामला हिल्स। तो ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो NSTR भी पूछ ले कभी, NSTR क्या होता है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो आपका सीधा आंसर होगा आंध्र प्रदेश AP। जो ये डाइक्लिप्टेरा फकालिका है ये न्यू फ्लोरिंग प्लांट्स स्पेसीज है जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किए है। और ये कहाँ पे फाइंड किए? ये पखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? पाखाल। तो पाखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता होगा ये काकतीय डायनेस्टी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी ने राज किया था? काकतीय। और सिचुएशन इन वारंगल डिस्ट्रिक्ट। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? जो पखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या पखाल है तो वो किसके द्वारा बनाया गया? गणपति देवा के द्वारा। जो ये लेक है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इससे रिलेटेड पखाल लेक भी है, पखाल लेक भी है। तो पखाल लेक किसके द्वारा बनाई गई थी? गणपति देवा के द्वारा। और ये कौन सी साम्राज्य से रिलेटेड है? काकतीय साम्राज्य।
तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा और याद रख सकते हैं, पखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, कवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, इथुरना ग्राम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, किन्नेरसानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ये पोचाराम आपने सुना होगा, पोचाराम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सभी कहाँ से रिलेटेड है? तेलंगाना से रिलेटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके अलावा मंजीरा भी है। तो आपसे मेरा क्वेश्चन रहेगा कि मंजीरा किस नदी की सहायक नदी है? किस नदी की सहायक नदी है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है। तो मैं आपसे जो भी क्वेश्चन पूछूं उसके आंसर जरूर देना। उसके अलावा प्राणहिता, तो ये दोनों नदियां हैं, मंजीरा और प्राणहिता। तो ये किस नदी की सहायक नदी है? तो यह आशा करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका आंसर देंगे, ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, रूबल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज का अवार्ड किस देश ने प्रदान किया है? तो ये कार्यक्रम एक दुबई में हुआ था और यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स द्वारा रूबल नागी को ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया। तो ग्लोबल टीचर अवार्ड 2015 में स्थापित किया गया था। अब ये रूबल नागी कौन है? ये जम्मू कश्मीर से इनका जन्म है और लेकिन पली बड़ी ये बॉम्बे और इनकी एजुकेशन फॉरेन में भी हुई है, ठीक है। तो इन्होंने एजुकेशन लंदन से भी की है। तो एक्चुअली ये क्या क्या काम करती है? ये करंट अफेयर्स पढ़ाती है क्या? नहीं। और ये क्या ज्योग्राफी पढ़ाती है क्या? नहीं। हिस्ट्री भी नहीं पढ़ाती है, ठीक है। नहीं, ये कोई आईएएस इंस्टीट्यूट चलाती है। तो फिर इसको ग्लोबल टीचर अवार्ड कैसे मिल गया? क्योंकि आजकल के टीचर तो वही है जो करंट अफेयर्स पढ़ाए, ये बाकी सारी चीजें कराए। तो इसका आंसर बिल्कुल अलग है। तो ये क्या करती है, जैसे इन्होंने एक मिशन चलाया था मिसाल मुंबई करके। कौन सा मिशन? मिसाल मुंबई। तो मिसाल मुंबई में क्या किया, जो भी जितनी जो स्लम एरियाज होते हैं, जो कच्ची बस्तियां होती है, क्या होती है? जो कच्ची बस्तियां होती है उनके जो घर है ना, उस सबको पेंटिंग करवाती है। ये अपने लोगों के साथ मिलकर पेंटिंग करवाती है। और जो पेंटिंग होती है ना, उसके जरिए एजुकेशन करती है। पेंटिंग के जरिए एजुकेट करती है कि पानी बचाना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। जो मोरल्स होते हैं, जो मोरल्स होते हैं, उनको अपनी पेंटिंग्स के जरिए, जो अपने घर हो गए उन पे अच्छी पेंटिंग्स, या जिसको मोरल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घरों पे जो पेंटिंग्स होती है उसके जरिए एजुकेट करना। तो ये सब काम किया किसने? रूबल नागी ने। तो इनकी एक और बुक्स भी है जिसका नाम है द स्लम क्वीन। द स्लम क्वीन बुक्स किसके द्वारा लिखी गई है? रूबल नागी के द्वारा। मैं इसके बारे में आप जाके यूट्यूब पे थोड़ा और सर्च करिएगा तो बहुत सारी चीजें आप इनके बारे में पाएंगे, ठीक है। उनकी सबसे यूनिक पहल कौन सी है? एजुकेशनल मोरल्स। तो एजुकेशनल मोरल्स होते हैं, ये घरों के ऊपर पेंटिंग कराती है, अलग अलग जो भी एजुकेशन होती है। तो इन्होंने लगभग 800 प्लस से ज्यादा लर्निंग सेंटर भी स्थापित किया। ये क्या है? सोशल एक्टिविस्ट है। अर्बन जो स्लम चिल्ड्रन है उनके लिए एजुकेशन एक्सेस का भी काम करती है, ठीक है। इनको ग्लोबल टीचर प्राइज की शुरुआत 2015 में हुई और इस बार का ग्लोबल टीचर प्राइज किसको मिला? रूबल नागी को, ठीक है। किसको मिला? रूबल नागी को। इनकी बुक का नाम है द स्लम क्वीन। और रूबल नागी कौन सी पार्टिसिपेंट बनी है? 10वीं पार्टिसिपेंट मिली और इसमें कितना अवार्ड है? $1 मिलियन, $1 मिलियन की इनको केस प्राइज मिली है। तो ये सारी चीजें आप याद करेंगे आशा करता हूँ। उसके बाद ईसा सिंह विन एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप। तो 1-2 क्लास पहले मैंने आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन पढ़ाया था कि हाल ही में एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर था न्यू दिल्ली। तो दिल्ली में वो क्वेश्चन पूछा था कौन से स्टेडियम हुई? तो ये थी करणी सिंह स्टेडियम। करणी सिंह जो रेंज है, जो करणी सिंह रेंज है, वहां पे ये गेम्स स्टार्ट हुए थे। तो करणी सिंह कौन थे? ये बीकानेर से रिलेटेड एक बहुत बढ़िया राइफल एंड पिस्टल चलाने वाले खिलाड़ी थे, ठीक है। ये बीकानेर साम्राज्य से बिलोंग करते थे। तो इसका सही आंसर है वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जो सिंगल्स होते हैं एयर पिस्टल, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, अपना स्वर्ण पदक नाम किया, ठीक है। तो ये कौन सी रेंज में स्टार्ट हो रही है? करणी सिंह रेंज में। और ये प्रतियोगिता न्यू दिल्ली में हो रही है और एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और एक ओलंपियन शूटर भी है, ठीक है। तो इसका सही मुकाबला कहाँ चल रही है? डॉक्टर करणी सिंह सुंटी रेंज में। और वुमेन इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और भी बहुत सारे गोल्ड मेडल आने वाले हैं।
इसी चैंपियनशिप में, तो वो भी हम आपके साथ एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने सीधा कभी क्वेश्चन मिल जाए कि ईसा सिंह का रिलेशन किस गेम से, तो आपके सामने सीधा आना चाहिए ये क्या है, शूटर है। और ये भी पूछे करनी सिंह का रिलेशन किस खेल से था, तो भी आपको आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जब आप कंसेप्ट में एक साथ पढ़ेंगे तो चीजें आपको याद होती जाएगी। उसके अलावा चौथा क्वेश्चन है कि 22वां उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है। ये बहुत बड़ा अवार्ड है जो दिया गया है भूटान की रानी को, जिनका नाम है ग्यालुलुम असी दोरजी वांगमो वांगचुक को। तो हमारे सवाल में आएगा कि भाई ये भूटान किया, तो हमारे लिए करंट अफेयर्स में क्वेश्चन क्या लाया, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, उपेंद्र नाथ ब्रह्मा। तो उपेंद्र नाथ ब्रह्मा कौन है, उपेंद्र नाथ ब्रह्मा, इनके नाम से 2025 में एक दिल्ली में एक सड़क का नाम भी रखा गया था, किसके द्वारा, होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। तो जब एक किसी आदमी के नाम पे दिल्ली में सड़क रखा जाता तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है। तो ये किससे रिलेटेड है, बोडोलैंड से, जो आसाम का क्षेत्र है बोडोलैंड, वहां से बिलोंग करते हैं और एक बहुत बड़े एजुकेनिस्ट थे। ठीक है, एजुकेटेड आदमी थे। ठीक है, तो इस बार का इनका अवार्ड किसको दिया गया, ग्यालेलम अस्सी दोरजी वांगमो वांगचुक, जो कौन है, क्वीन ऑफ भूटान है। कौन है, क्वीन ऑफ भूटान, इनको इस बार का ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, भूटान की क्वीन मदर को दिया गया सम्मानित व्यक्ति है, इनका नाम है ग्यालेलम अस्सी दोरजी वांगमो वांगचुक। ठीक है, और इस उपेंद्र नाथ ब्रह्मा ट्रस्ट द्वारा कब शुरू किया गया, तो ये आपके सामने क्वेश्चन होगा 2004 में। और किस क्षेत्र में ज्यादा होता है, ये ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है। ठीक है, जो मानवता के लिए काम करते हैं उनके लिए दिया गया है। और ये सम्मान फरवरी 2026 में भी दिया गया है, और किसके द्वारा, बोडोलैंड यूनिवर्सिटी जो कोकराझार की है। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि उपेंद्र नाथ ब्रह्मा का रिलेशन किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो इसका आपका आंसर होना चाहिए कोकराझार से। और इससे इंडो भूटान रिलेशंस और ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज को भी मजबूती मिलती है। ठीक है, और किस लिए दिया गया, उनके लाइफ लॉन्ग ह्यूमैनिटेरियन सर्विस और त्रायना फाउंडेशन के जो उनके कार्य हैं उसके बलबूते इनको ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया। तो एक बार और नाम याद रख सकते हैं, भूटान की क्वीन मदर कौन है, ग्यालेलम अस्सी दोरजी वांगमो वांगचुक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हु बिकम द फर्स्ट फीमेल आईओसी मेंबर फ्रॉम ईरान, और फर्स्ट वुमेन भी है और वो भी कहाँ से, ईरान से। तो आपको पता है अभी ये क्वेश्चन आ सकता है, ईरान में अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो इसका सही आंसर है सोरया आगही हाजिगा। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आप उसको कॉपरेट कर लेंगे, आशा करता हूँ। इनका नाम है सोरया आगही हाजिगा। तो ये क्या बनी, आईओसी की मेंबर। आईओसी क्या होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इनके। और ये कौन है, ये एक बैडमिंटन प्लेयर है, बैडमिंटन प्लेयर है जो कहाँ से बिलोंग करती है, ईरान से। ठीक है, और वर्तमान में जो आईओसी है उसकी जो चेयरपर्सन कौन है, इसका सही नाम है क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। कौन है, क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, और जो कहाँ से बिलोंग करती है, जिम्बाब्वे से। तो अफ्रीकन महाद्वीप की पहली कोई प्रेसिडेंट जो आईओसी की बनी है, तो इनका कार्यकाल कब तक है, 2033 तक है। और इनके कार्यकाल में अभी 2026 में आपका पता है विंटर ओलंपिक्स होंगे। तो विंटर ओलंपिक्स कहाँ होंगे, तो मैं आपको एक कल की क्लास में आपको कराए थे, ये होंगे इटली के मिलान शहर में। और जो 2028 का ओलंपिक्स है, समर ओलंपिक्स, वो कहाँ होंगे, लॉस एंजल्स में, यूएसए में। कहाँ होंगे, 2028 के लॉस एंजल्स में। और ईरानियन बैडमिंटन प्लेयर है जो आईओसी की सबसे वर्तमान सदस्य भी बनी है। ठीक है, और ये पहली महिला आईओसी मेंबर बनी है जो कहाँ से बिलोंग करती है, ईरान से। हाउ मच सिक्योरिटी एड डिड द यूएस कांग्रेस अप्रूव फॉर द बाल्टिक स्टेट्स, यूएस कांग्रेस ने बाल्टिक स्टेट की सुरक्षा सहायता के लिए कितनी राशि मंजूर की है। तो ये क्वेश्चन क्यों बना आपको बताऊंगा। इसका सही आंसर है 200 मिलियन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी होती है, और ये अमाउंट बाल्टिक कंट्रीज को क्यों दी गई, इंडिया को क्यों नहीं दी गई है। ठीक है,
तो इस चीज को समझने की बाल्टिक कंट्री पे, बाल्टिक से नजदीक में पड़ता है आपका रसिया। तो रसिया का जो इम्पैक्ट होता है उसको बाल्टिक सी के जो कंट्रीज हैं उस पर कम करने के लिए यूएस ने फंड किया है बाल्टिक कंट्रीज को, जिससे उनसे कि तुम पैसा लो और तुम आराम करो, तुम रसिया को यहाँ इंटरफेयर मत करने दो, ठीक है। तो कौन कौन से कंट्री है तो वो हम मैप में अभी देख लेंगे आगे। तो पहले देखेंगे बाल्टिक कंट्रीज कौन थे। ये आपको पता है रसिया इधर, और ये गल्फ ऑफ जो फिनलैंड है वो यहाँ से ये क्या लगता है सेंट पीटर्सबर्ग इनका जो इम्पोर्टेंट शहर है, और यहाँ जो फिनलैंड है इसकी राजधानी हेलेंस्की। तो ये जो छोटे छोटे देश है एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इन देशों को यूएस ने लगभग $200 मिलियन पैसा दिया है कि तुम मजबूत रहो रशिया के संपर्क में, तुम्हें नहीं आना है, ठीक है। और ये जो बाल्टिक कंट्रीज हो गए, यहाँ पे ये कौन सा देश है? ये देश है पोलैंड। आपसे क्वेश्चन है कि बेलारूस से रिलेटेड कौन जो टेनिस प्लेयर है जो हाल ही में सेमीफाइनल में फाइनल में मैच हारी थी, ठीक है, किसके सामने? राय बकीना के सामने। जो राय बकीना थी वो विनर बनी थी और बेलारूसियन जो खिलाड़ी थी वो आ रही थी। तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, बेलारूस से रिलेटेड कौन टेनिस प्लेयर है, ठीक है। तो यहाँ आपका देश है पोलैंड, ये जर्मनी है, ये आपका डेनमार्क है, ये पूरा जो ये आपको दिख रहा है ये कौन सा देश है? स्वीडन। तो ये बाल्टिक सी आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। जो यूएस ने एड दिया तो इसका मुख्य कारण है जो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया बाल्टिक स्टेट्स है, ये नाटो ईस्टर्न फ्लैंक स्थित है। नाटो की फुल फॉर्म आपको पता होगी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये $200 मिलियन की दिए जिससे इनको अप्रोप्रिएट्स एक्ट के तहत दी गई यूएस के, और बाल्टिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव बीएसए के अंतर्गत इनको ये पैसा दिया गया है। प्लास्टी इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है भारत मंडपम 2000 भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। कौन सा? प्लास्टी इंडिया 2026। प्लास्टिक इंडिया 2026 प्लास्टिक एग्जीबिशन है, इसका आयोजन 5 से 10 फरवरी 2026 तक किया जा रहा है। और ये एग्जीबिशन कहाँ हो रहा है? न्यू दिल्ली में। वो भी कहाँ हो रहा है? भारत मंडपम में। इसमें 2000 से ज्यादा इंटरनेशनल एग्जीबिटर्स भाग ले रहे हैं, और इसका थीम क्या है? भारत नेक्स्ट। इसका थीम क्या है कि दुनिया वालों से बन जाओ। अब नेक्स्ट तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, वो कौन है? भारत नेक्स्ट। तो प्लास्टिक इंडिया की थीम क्या है? भारत नेक्स्ट। भारत नेक्स्ट किसकी थीम है? प्लास्टिक इंडिया 2026 की। और इसे जीरो वेस्ट एग्जीबिशन के रूप में आयोजित किया जा रहा है कि वेस्ट के नाम पे जीरो वेस्ट थीम पे इसको आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन होगा, प्लास्टिक इंडिया आयोजन क्या किया जा रहा है? भारत मंडपम में, और इसकी थीम क्या है? भारत नेक्स्ट। हाल ही में लॉन्च किया गया भारत टैक्सी किस प्रकार की राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नमेंट सपोर्टेड टैक्सी प्लेटफॉर्म इंडिया कौन है? क्या नाम है इसका? भारत टैक्सी। और ये क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म है कि प्राइवेट कंपनी है? कोऑपरेटिव बेस्ड प्लेटफॉर्म है या स्टेट गवर्नमेंट ऑन प्लेटफॉर्म है? इसका सही आंसर है कोऑपरेटिव बेस्ड प्लेटफॉर्म। हाल ही में जो आपके अपने वित्त मंत्री हैं, सॉरी जो अपने गृह मंत्री हैं अमित शाह, और उसके साथ ये सहकारी समिति के अध्यक्ष भी है। कौन? सहकारी मंत्री भी है अमित शाह। इन्होंने हाल में लॉन्च किया भारत टैक्सी। तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जो ओला उबर है उन सबको टक्कर देने के लिए एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आया है, ठीक है। तो क्या ये अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका टैक्सी का विजन क्या है? सहकार से समृद्धि से जुड़ा है। तो आपके क्वेश्चन है, और ये कहाँ से लॉन्च किया गया? विज्ञान भवन न्यू दिल्ली से। और इसका मतलब क्या है? कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म ये है। इसमें ड्राइवर को क्या कहा जाएगा? सारथी। और जो वुमेन्स होगी उनको बोला जाएगा सारथी दीदी। सारथी दीदी, सारथी दीदी और सारथी। अब ये कंसेप्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अब कोई मान के चलो ओला कंपनी है, उसके तहत कोई भी ड्राइवर राइड करता है, ओला क्या करती है? बीच में कमीशन देती है, ठीक है। ये कंपनी बस इतना करती है, ये ऑर्डर प्लेस करती है, ड्राइवर को देती है, और आदमी इससे कांटेक्ट करता है, ये कांटेक्ट ड्राइवर को देती है, और ड्राइवर आदमी को लेके जाता है, और वापस यहाँ से ये ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। और इसके बीच में जो ये कंपनियां होती है 20 से 30% तक टैक्सेस लेती है। अब गवर्नमेंट अमित शाह ने ये
जो भारत टैक्सी लॉन्च की, इसमें क्या होगा, अब जो भी पैसा होगा उसका 70 से 80% डायरेक्ट किसके खाते में जाएगा, जो खुद ड्राइवर होगा या जिसको नाम क्या नाम दिया गया, सारथी। तो आप तो सीधे पूछ लेंगे सारथी का रिलेशन किससे है, तो इनका रिलेशन है भारत टैक्सी से। अब ये हो गया कि जो मीडिएटर कंपनी है उसको खत्म हो जाएंगे, और ड्राइवर लगभग इस पे लगभग 60,000 से ज्यादा ड्राइवर ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा दिया है। और एक और बढ़िया चीज होगी, तो यदि तुम वुमेन से और कहीं जाना चाहती है तो आप सारथी दीदी को भी सिलेक्ट कर सकती हैं, और जो भी महिला ड्राइवर होगी वो आपके लिए आ जाएगी, ठीक है। और इसके ऊपर बहुत मतलब स्ट्रिक्ट विजिलेंस भी रहेगा और सारी चीज़ें रहेगी, लेकिन इसमें यही है कि जो प्रॉफिट होगा वो सीधा ड्राइवर के खाते में जाएगा, न कि बीच में कोई कंपनी खाएगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी पहल है फॉर द इंडिया, और ऐसे ही जो बीच वाली कंपनियां उससे खत्म हो जाएगी, और एक अच्छी जो सुविधाएं होती है किसी देश में और वो गवर्नमेंट के थ्रू होती है, तो एक बहुत बड़ा कदम है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आगे बढ़ती रहेगी और हम भी इसी का फायदा जरूर उठाएं। उसके अलावा हाल ही में वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किस टीम ने नाम किया है, तो जो अभी में आज रात ही वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2026 का टाइटल किसने जीत लिया, RCB ने, और लगातार दिल्ली को और किसको हराया था, दिल्ली को। और इस पहला WPL किसने जीता, बॉम्बे, दूसरा किसने जीता, RCB ने, और तीसरा किसने जीता वापस, मुंबई ने, और चौथा वापस किसने जीत लिया, RCB ने। और यहाँ भी दिल्ली हारा है, यहाँ भी दिल्ली हारा था, यहाँ भी लगभग दिल्ली 2 से 3 बार फाइनल में हार चुका है, ठीक है। तो ये सैड मोमेंट भी उनके लिए, लेकिन RCB ने अच्छा खेला और स्मृति मंदाना की बहुत अच्छी पारी रही, जिसकी वजह से ये मैच जीत लिया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पर्पल कैप किसको मिली, इसका सही आंसर है सोफी डिवाइन। वो कौन सी टीम से, गुजरात जायंट से, और उनको कितने विकेट मिले, 17। और ऑरेंज कैप होती है जो ज्यादा रन बनाता है, और इनका सही आंसर है RCB के, और कौन, स्मृति मंदाना को ऑरेंज कैप, और जो सोफी डिवाइन है इनको क्या मिला है, पर्पल कैप। तो ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। फाइनल मुकाबले में RCB ने दिल्ली को हरा दिया, और इसमें लगभग जॉर्जिया वॉल ने लगभग 79 रन की पारी खेली थी, और स्मृति मंदाना ने 87 की 41 बॉल्स में एक मैच विनर पारी खेली थी, ठीक है। और उसके अलावा लास्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में 16 वर्ष से कम की उम्र में सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा बना, तो पहला यूरोपियन देश है स्पेन। सबसे पहला देश कौन सा था, ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 16 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको मोबाइल यूज करने पर बैन लगाया। आशा करता हूँ कि ऐसा इंडिया जो अपना देश भारत है, इसमें भी ऐसा कोई कानून है जिस पे अभी चर्चाएं चल रही है, तो बहुत कम समय में हो सकता है कि इंडिया में भी जो 16 साल से कम बच्चे हैं उन पे फोन चलाने की रेस्ट्रिक्शन लग सके, क्योंकि आजकल बच्चे इतने मतलब एडिक्ट हो गए हैं, उनको खुद को भी पता नहीं है वो कितनी देर मोबाइल चलाते हैं, ठीक है। ये कदम ग्लोबली उठाने वाला दूसरा देश बन गया। पहला देश कौन सा था, ऑस्ट्रेलिया। और इस बैन का मेन रीजन है चाइल्ड सेफ्टी, मेंटल हेल्थ और हार्मफुल कंटेंट से प्रोटेक्शन करना जो आने वाली पीढ़ियां होती है। आशा करता हूँ कि इंडिया में भी ऐसा आएगा, जिससे क्या होगा, डिजिटल रेगुलेशन होगा, चाइल्ड प्रोटेक्शन होगा, और ग्लोबल डिबेट और तेज होगी, और बहुत सारे और जो कंट्री है वो भी इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू आप सभी का, आप मेरे साथ इतनी देर बने रहे और क्लास को एंजॉय किया होगा, और ऐसे ही लगातार हम क्लासेस लेके आते रहते हैं। और इसके अलावा जो भी इस क्लास की PDF है, तो अपने वो जो टेलीग्राम चैनल है द करंट क्रैकर, उस पर मैं अपलोड कर दूंगा, और वहां से आपकी इसको PDF को फोटोकॉपी करवा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, नहीं तो वहां से रिवाइजन करा सकते हैं। इसके अलावा हमने बजट के ऊपर भी एक अच्छा वीडियो लेके आए हैं, जो बजट से रिलेटेड जो टॉप 30 क्वेश्चन है वो भी डिस्कस किए हैं। और स्पोर्ट्स के जो अभी हाल ही के टॉप 30 क्वेश्चन है उसको भी हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है। ये सभी जो लिंक्स होगी वो मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप आराम से जाके उनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और आने वाले समय में हम और क्लासेस लेके आते रहेंगे आपके लिए, और जो भी आपको क्लासेस चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और हम आपके लिए बेसिक क्लास जरूर लेके आएंगे। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बनाए रहने के लिए, धन्यवाद।